नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका जो कि पूरक पुस्तक है, इसका पाठ 2 मेरे संग की औरतें लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग हैं और मेरे संग की औरतें एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है, आत्मकथात्मक निबंध है। और इस पाठ में मेरे संग की औरतें पाठ में परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लिंग से हटकर कैसे जिया जा सकता है, इसके बारे में ही बताया है। और आगे देखिए, इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस पाठ को समझने से पहले आपको इसकी लेखिका मृदुला गर्ग का संक्षिप्त परिचय समझना होगा। तो लेखिका मृदुला गर्ग का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1938 को कोलकाता में हुआ। मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ? 25 अक्टूबर सन 1938 को। स्थान क्या है? कोलकाता। कोलकाता स्थान में, कोलकाता में हुआ। इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए किया, परंतु इनकी रुचि दिन प्रतिदिन हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य व हिंदी लेखन कार्य में बढ़ती गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में मेरे संग की औरतें, काठ गुलाब, मैं और मैं, अनित्य आदि हैं। तो यहाँ देखिए, पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है। इस आत्मकथात्मक निबंध में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने समय की औरतों के बारे में बताया है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का भी वर्णन किया है। तो देखिए, इस पाठ में लेखिका ने जिन महिलाओं का वर्णन किया है, जिन महिलाओं के उदाहरण दिए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। लेखिका की नानी, लेखिका की माँ, लेखिका की दादी, लेखिका की परदादी। अब लेखिका की बहनें भी हैं। तो देखिए, लेखिका व लेखिका की बहनें कुल मिला के 5 थी। पहली मंजुल भगत, जिनका इस पाठ में रानी नाम है। मृदुला गर्ग उमा नाम से इस पाठ में है। गौरी, तीसरे नंबर की बहन का नाम है गौरी, पाठ में इनका नाम चित्रा है। चौथे नंबर की बहन है रेणु, 5वें नंबर की बहन है अचला। अब लेखिका ने एक एक करके इस पाठ में इन सभी के उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहले लेखिका की नानी के बारे में बात करते हैं कि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी। लेखिका की नानी, लेखिका ने बताया है कि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रहीं। जीवन भर कैसी रहीं? अनपढ़ रहीं और पर्दानशी रहीं, यानी कि पर्दा प्रथा को उन्होंने माना। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, परंतु जैसे जैसे उनको लगा कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक आ रही है, वैसे ही उन्होंने अपने पति से कहा कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाओ। और उनसे लेखिका की नानी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से हो, किसी देशभक्त से हो, किसी स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति से हो, जिसे देश को आज़ाद कराने में जो क्रांतिकारी हो, जो कार्यरत हो। तो यहाँ देखिए, लेखिका ने अपनी नानी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं कि अपना जीवन अपने ढंग से जीने वाली महिला। लेखिका ने कहा है कि उनकी नानी जो थी वह अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी और पारंपरिक
अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला। तीसरा बिंदु है किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करने वाली महिला, यानी उन्हें किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने से कोई मतलब नहीं था, वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। स्वतंत्रता प्रिय व स्पष्टवादी महिला, यानी कि लेखिका की नानी स्वतंत्रता प्रिय थी और स्पष्टवादी महिला थी। लेखिका ने अब अपनी माँ की विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ देखिए लेखिका की माँ की विशेषताएं, यह ईमानदार निष्पक्ष महिला थी, पुस्तक प्रेमी थी, आज़ादी के प्रति जुनून की भावना थी। इनके अंदर क्या था? आज़ादी के प्रति जुनून की भावना थी। लेखिका की माँ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वह एक की गोपनीय बात किसी दूसरे से नहीं कहती थी, यानी कि वह किसी प्रकार की चुगली या किसी प्रकार का भेद नहीं खोलती थी। लेखिका की परदादी भी लीक तथा परंपरा से हटकर चलने वाली महिला थी। भेदभाव रहित दृष्टिकोण था, अपरिग्रह दानशीलता की भावना थी, निडर तथा दयालु महिला थी। यह कैसी थी? निडर तथा दयालु महिला थी। और लेखिका की परदादी लड़की व लड़के में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी। लेखिका ने अब अपने परिवार में अपनी बड़ी बहन की विशेषता बताई है कि देखिए बड़ी बहन की विशेषताएं क्या हैं। मंजुल भगत, बड़ी बहन का नाम है मंजुल भगत। मंजुल भगत की लेखन कार्य में रुचि थी। लेखिका ने बताया कि मेरी बड़ी बहन की किस में रुचि थी? लेखन कार्य में रुचि थी। इन्होंने विवाह के बाद लेखन कार्य आरंभ किया। लेखिका मृदुला गर्ग, अब लेखिका मृदुला गर्ग ने स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा है कि इनकी रुचि भी लेखन कार्य में रही और लेखिका मृदुला गर्ग ने भी लेखन कार्य विवाह के उपरांत आरंभ किया। लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेखिका दृढ़ संकल्प महिला थी, आत्मविश्वासी महिला थी, यानी कि लेखिका में दृढ़ संकल्प व आत्मविश्वास जैसे गुण देखने को मिलते हैं। आगे चलकर लेखिका ने अपनी तीसरी बहन का वर्णन किया है। तीसरी बहन है गौरी उर्फ चित्रा। ठीक है, गौरी है जिनका नाम इस पाठ में क्या है? चित्रा है। लेखन कार्य नहीं करती थी। जो गौरी थी, तीसरे नंबर की बहन थी, वो किसी प्रकार का लेखन कार्य नहीं करती थी, लेकिन वह स्वभाव से कैसी थी? दबंग थी, आत्मविश्वासी थी, वह दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। आगे चौथी नंबर की बहन के बारे में बताया है, रेणु, जिसका नाम क्या है? रेणु है। लेखिका की चौथी बहन रेणु भी लिखती नहीं थी। रेणु का भी क्या था? लेखन कार्य में किसी प्रकार का शौक नहीं था। एक बार भरी बरसात में विद्यालय जाकर देखना कि विद्यालय खुला है या बंद है, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि लेखिका की चौथी बहन रेणु स्वभाव से कितनी ज़िद्दी थी। तो लेखिका की बहन ज़िद्दी किस्म की थी और संकल्पशील थी, जो ठान लेती थी वही करती थी। लेखिका की पांचवी बहन अचला, लेखिका ने अपनी पांचवी बहन का नाम क्या बताया है? अचला बताया है। और अचला के बारे में क्या लिखती हैं कि लेखिका की पांचवी बहन अचला अंग्रेज़ी में लिखती थी, यानी कि लेखिका की पांचवी बहन को भी लेखन कार्य में शौक था, परंतु यह अंग्रेज़ी लिटरेचर, अंग्रेज़ी साहित्य में रुचि रखती थी। लेखिका का एक भाई है जिसका नाम क्या था? लेखिका के भाई का नाम है राजीव। लेखिका का भाई राजीव भी हिंदी का लेखक है। निष्कर्षतः पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखिका मृदुला गर्ग का व्यक्तित्व अपने पूर्वजों से प्रभावित था। लेखिका की नानी ने अंग्रेज भक्त पति के होते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह एक देशभक्त से कराया। इससे पता चलता है कि वह देशभक्त थी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। लेखिका की दादी ने लड़का व लड़की के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया और लेखिका की दादी ने मंदिर में मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू के पहली संतान पुत्री ही हो। अंततः हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्र होकर ही अपना विकास कर सकती हैं। स्त्रियों को विकास करने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं करना चाहिए।
लेखिका द्वारा एक नए विद्यालय की नींव रखी गई। इस प्रकार इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता उनके विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्त्रियों की स्वतंत्रता उनके विकास में कितनी सहायक होती है। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर इसका उत्तर इस प्रकार है। देखिए, स्त्रियां स्वतंत्र होकर ही अपना विकास कर सकती हैं। इस पाठ की नानी, माँ, दादी और स्वयं लेखिका इस बात का प्रमाण हैं। नानी ने अंग्रेज भक्त पति के होते हुए भी अपनी बेटी का विवाह एक देशभक्त से कराया और उसके जीवन को बदलकर रख दिया। माँ ने जीवन भर अध्ययन, संगीत और साहित्य में मन रमाया और समाज को दिशा दी, समाज को एक नई दिशा दी। लेखिका ने अपने आत्मविश्वास से दूसरे प्रदेश में रहते हुए अपनी इच्छा अनुसार एक नए विद्यालय की नींव रखी। लेखिका की दादी भी लड़कों की बजाय किसमें, लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन देती रहीं। इन बातों से सिद्ध होता है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता उनके विकास में सहायक होती है। स्त्रियों को स्वतंत्र रखना चाहिए। एक और प्रश्न है, देखिए एक और प्रश्न है, इसका उत्तर देखना है, आपको समझना है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इस पाठ में एक प्रश्न है, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था। तो यहाँ देखिए, लेखिका की माँ एक दुबली पतली सुंदर कोमल नारी थी। ठीक है, विवाह से पहले वह इतनी दुबली पतली थी कि उनकी सास मजाक में कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पे टांग दी। यहाँ तक कि खादी की साड़ी पहनने से उसकी कमर चनका खा जाती थी। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व, देखिए इसमें क्या है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि व्यक्तित्व के वास्तविक गुण थे। लेखिका की माँ में ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्य बोलना, गैर बुनियादी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना जैसे गुण थे। वे कभी भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलती थी और लेखिका की माँ ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी काफ़ी सहयोग किया। तो ये सभी कुछ महिलाएं हैं इस पाठ में। तो इन सभी महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसी प्रकार इस पाठ का निष्कर्ष करते हुए, कंक्लूड करते हुए अंततः कहा जा सकता है कि यह एक नई शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, इस पाठ में मृदुला गर्ग ने यही बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं, आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अपने मन में देना है कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है। इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है भाई, बताइए। इस पाठ की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। और अभी मैंने बताया था मृदुला गर्ग की जीवनी बताते समय कि मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ हुआ। तो मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। मेरे संग की औरतें पाठ में मृदुला गर्ग ने किनके बारे में बताया है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि मृदुला गर्ग ने अपने समीप, अपने आसपास, अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये यहाँ इस पाठ में कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि स्त्रियों को बेड़ियों में जकड़कर नहीं रखना चाहिए, स्त्रियों को उनके अधिकार देने चाहिए और स्त्रियों को स्वतंत्र रखना चाहिए। शिक्षा पर बच्चों का, शिक्षा पर सभी का अधिकार है और लड़का लड़की के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। यानी कि जो लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं, अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को श्रद्धा की भाव से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर
किया जाता है। तो यहाँ इस पाठ में लेखिका की नानी, परदादी, लेखिका की माता और स्वयं लेखिका भी इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और उन सभी को श्रद्धा की भाव से समाज में देखा जाता है। धन्यवाद।